साथियों, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि लोन डिफॉल्टर के लिए हमारे वीडियो प्रेरणादायक हो रहे हैं, ज्ञानप्रद साबित हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी जो तमाम उलझनों में उलझी हुई है वहाँ से सुलझने के रास्ते नजर आते हैं। लेकिन इन वीडियो का मकसद यह कतई नहीं है कि लोन डिफॉल्टर्स को बढ़ावा मिले, लोन डिफॉल्टर्स बढ़े, क्योंकि हर वीडियो में हमारे द्वारा एक शब्द यूज किया जाता है और वो शब्द ये है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हो जाता है तो यह कतई नहीं होना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर दे, अपने बारे में उलझुल सोचे, डिप्रेशन में चला जाए, अपने परिवार को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने बुजुर्ग माता पिता को संकट में छोड़कर अकेला चला जाए। गए वीडियो में आपने देखा कि एक निश्चित समय के दौरान हमने बताया था कि 16,000 लोग मौत के घाट उतर गए। कारण सिर्फ एक था कि वो कर्ज के दलदल में इतना धंस चुके थे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और इसी कारण हमारे द्वारा वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, जानकारियां दी जाती है कि किस तरह एक आम लोन डिफॉल्टर के भी अधिकार है। ये नहीं कि आपने लोन ले लिया, आप नहीं भर पाए तो गलती आपकी है। मैं मानता हूं हम गिल्टी है, हमारा काम है कि हमने लोन लिया है तो हम समय पर उन लोन की ईएमआई का चुकारा करें। लेकिन किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि हम लोन नहीं भर पा रहे हैं तो इसके लिए तनाव लेना, जिंदगी को मुश्किल में डालना, घर में बच्चों बीवी माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, उनसे ढंग से बात नहीं करना और अपने आप को गहरी संवेदनाओं में डाल देना कोई विकल्प नहीं है। संकट तो भगवान श्री कृष्ण पर भी आए, संकट तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर भी आए, संकट तो भगवान श्री राम पर भी आए। तो हमारा जो इतिहास है, हमारी जो पुरोधा संस्कृति है, वह संकटों से ही रूबरू होती है। हम क्यों भूल जाते हैं पुरानी मूवी के अंदर जहां किसी भी फिल्म स्टार को स्टार्टिंग इतने स्ट्रगल में दिखाया जाता है और तब जाकर उसका एक सुखद अंत होता है। जब कहा जाता है कि चांद और सूरज पर कर्ज है, जब देश की सरकार पर कर्ज है, भारत यहाँ तक कि जब जिस स्टेट में हम रहते हैं वह भी कर्ज के दलदल में धंसी हुई है, तो हम तो एक आम इंसान है, अपने लिए गलत क्यों सोचे। इसीलिए साथियों, आज का जो कंटेंट है वो ये है कि लोन डिफॉल्ट से जुड़े कुछ खास नोटिस की जानकारी। रिकवरी एजेंट तो छोड़ो, कंपनी भी जवाब नहीं दे सकती है। उन सवालों में आखिर कौन से ऐसे नोटिस है उनकी चर्चा करूंगा। तो पहला नोटिस है प्रायर नोटिस। जी हां, यदि आपने प्रायर नोटिस अपने खुद के नाम से दिया है, यदि किसी वकील साहब के माध्यम से नहीं दिया है, यदि आपने खुद को मेंटल डिप्रेस्ड नहीं बताया है, आपने अपने आप को बेवजह जॉबलेस नहीं बताया है और उचित आधारों पर आपने यदि प्रायर नोटिस दिया है, तो यकीन मान के चलिए कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी आपके नोटिस का प्रॉपर उत्तर नहीं दे सकती है। और यही कारण है कि हम आपको कहते हैं कि मेल मत खेलिए। जब भी कोई प्रायर नोटिस दे तो जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट दीजिए, और जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट भी केवल कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं अपितु कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी दीजिए। और यदि आपको लगता है कि लोन लेने के लिए आप किसी ब्रांच ऑफिस पर गए तो उस पर भी दीजिए। प्रायर नोटिस पे यकीन मान के चलना, कभी भी आपको पर्याप्त उत्तर 100% सेटिस्फैक्शन रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा। कंपनियां केवल यह कह देगी कि मोरेटोरियम की सुविधा, रिस्ट्रक्चर की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उससे अतिरिक्त आप नोटिस में जो भी लिखते हो उसका कोई प्रत्युत्तर कंपनी सही नहीं दे सकती है। भले ही वह रिप्लाई बेस मेरिट दे, लेकिन वो बेस मेरिट भी खाली मेरिट ही साबित होती है। इसके बाद जब आपने प्रायर नोटिस दे दिया
उसके बाद कंपनी चाहे आपको लोन रिकॉल नोटिस दे, चाहे लोन डिमांड नोटिस दे, आपकी मर्जी है तो उत्तर दीजिए, आपकी मर्जी है तो उत्तर मत दीजिए। खुला कहता हूं मैं। कई लोग कहते हैं यूट्यूब पर कि आपको हर नोटिस का जवाब देना जरूरी है क्योंकि कंपनी अपनी फाइलों को मजबूत कर रही है। कहने की बात है, कहने की बात है। कुछ शब्द बोलने आते हैं लेकिन मैं रुक जाता हूं। कारण यह है कि यूट्यूब पर एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भाई, लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, मुझे बताइए कि क्या आर्बिट्रेशन नोटिस में लोन रिकॉल नोटिस और लोन डिमांड नोटिस का जिक्र होता है? वो बात नहीं कर रहा हूं कि लोन रिकॉल नोटिस के साथ आर्बिट्रेशन का 62 या 21 का नोटिस हो, वहां तो जवाब देना है। लेकिन चाहे सेक्शन 25 का केस हो, चाहे 138 एनआई एक्ट का केस हो या सिविल केस हो, वहां कहीं पर भी लोन रिकॉल नोटिस या लोन डिमांड नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और न ही उनका कोई वजूद होता है। यही कारण है कि टेक्स्ट मैसेज के लिंक में भेज देते हैं, व्हाट्सएप मैसेज लिंक में भेज देते हैं, मेल भेज देते हैं, और गलतियां तो इतनी पूछो मत। अब लोन रिकॉल लोन डिमांड नोटिस आपको जवाब देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको सेक्शन 25 का नोटिस आता है, जब आपको 138 एनआई एक्ट का नोटिस आता है, तो वहां पर मैं आपको खुला कहना चाहता हूं कि आप उन नोटिस का जवाब दीजिए। क्योंकि ये कंपनी क्या खेला करती है मालूम है आपको? लोन आपने जयपुर में लिया, ईएमआई आप जयपुर में भर रहे हो, लेकिन केवल अपना बैंक खाता कलकत्ता में दिखाकर ये उस जुडिक्शन का, लोग के उस स्पेसिफिक रूल का फायदा उठाते हुए केस फाइल करते हैं कलकत्ता में। लेकिन सेक्शन 25 के नोटिस में आपको यह देखना है कि आपकी ईएमआई किस तारीख की थी। क्या उसी तारीख को इन्होंने ईएमआई बाउंस होना बताया है या उसके 2 दिन बाद बताया है? क्या बाउंसिंग का रीजन क्लियर किया है? और क्या उन्होंने उस स्पेसिफिक ब्रांच का जिक्र किया है कि कौन सी ब्रांच पर इन्होंने ईसीएस प्रेजेंट किया था या चेक प्रेजेंट किया था? और ये भी देखिए कि क्या उन्होंने आपसे सेक्शन 25 के अंतर्गत जितनी ईएमआई बाउंस हुई, क्या उतनी ही राशि की मांग की है? अगर उतनी राशि की मांग नहीं की है ना, तो ये मान के चलना कि सेक्शन 25 के मैटर में जब आप प्रॉपरली रिप्लाई देंगे तो कंपनियां सेक्शन 25 का केस फाइल ही नहीं कर पाएगी। सेक्शन 25 का नोटिस देते समय क्या कंपनी ये लिखती है कि हम आपकी सिविल रिपोर्ट करेंगे, कलेक्शन मैनेजर का नंबर देती है और फौजदारी कार्रवाई करने की बात करती है, सिविल कार्रवाई की बात करती है, और यहां तक कि लोन की संपूर्ण अतिरिक्त राशि की मांग करती है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 का मुकदमा नहीं चल पाता है। क्या अलग से नोटिस खर्च की मांग की गई है? ये सारे जो रूल है वह सेक्शन 25 और 138 एनआई एक्ट के नियमों से परे है। तो ऐसे नोटिसों का यदि आप तरीके से उत्तर देंगे और नोट में इन चीजों को लिखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस नोटिस का रिप्लाई दे सके। और अगर आपने इन सारे तथ्यों पर गौर करते हुए अपना नोटिस बनाया है तो यकीन मान के चलिए सेक्शन 25 की कार्रवाई भी आपके समक्ष नहीं हो पाएगी। और यहां पर आपको क्षेत्राधिकार भी लेना है, विधि में दिए गए प्रावधानों का दुरुपयोग भी लेना है। कहीं कहीं कुछ नोटिस तो ऐसे भेजे जाते हैं जहां क्लाइंट कंपनी का नाम लिखा जाता है एडवोकेट्स द्वारा, लेकिन उसका एड्रेस नहीं लिखा जाता है, जबकि सेक्शन 25 हो या 138 दोनों के अंदर मैंडेटरी है कि जिस क्लाइंट कंपनी के बिहाफ पर आप नोटिस भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना आपको कंपलसरी है। जयपुर वालों का केस कलकत्ता में और कलकत्ता वालों का केस अहमदाबाद में, केवल और केवल एक मानसिक दबाव बनाने की कारगुजारी है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। साथियों,
एक ऐसा वीडियो हम पब्लिश करने वाले हैं जहां पूरी दुनिया के एडवोकेट्स से हम ये निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर साथी हैं उनको यदि आप अपने एरिया में मामूली राशि पर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है तो फिर आप आपके नंबर हमें प्रोवाइड करें और वह नंबर हम सार्वजनिक करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर। यानी कि देश के किसी भी कोने में यदि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो आपके बिना उपस्थित हुए वहां संबंधित वकील साहब आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे। न किसी का कमीशन रहेगा, न कोई किसी का पैनल लॉयर का आ जाएगा, आप डायरेक्ट बात करेंगे। और यदि आपको अच्छी सुविधाएं मिली तो उनका नंबर हमारी साइट पे रहेगा, अन्यथा हट जाएगा। क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे वकील साहब कहीं मौजूद है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कमीशन खोरी में बिलीव नहीं करते हैं। साथियों, सेक्शन 25 का हो गया 138 एनआई एक्ट का अगर आपने अच्छा नोटिस दे दिया, कंपनियां उसका जवाब नहीं दे पाएगी। और रही आर्बिट्रेशन की बात, आर्बिट्रेशन भी आप देखिए, आप जहां रहने वाले हो वहां से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर किया जाता है। और आर्बिट्रेशन में तो हमारे पास फर्स्ट रिप्लाई, सेकंड रिप्लाई, थर्ड रिप्लाई और चौथा तो ब्रह्मास्त्र साहब, त्रिनेत्र खुलता है सीधा त्रिनेत्र भगवान शंकर की तरह और वह जल जलाकर भस्म कर देता है पूरी तरह। और फिर आर्बिट्रेशन खल्लास, हम कहते हैं खल्लास। और ये तमाम कार्रवाइयों के अंदर जो नोटिस आते हैं ना, उन नोटिस में एड्रेसों पे रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे ना तो ऐसा पोस्टमार्टम होता है कंपनियों का कि जो एड्रेस दिखाए जाते हैं उन एड्रेसों पे कंपनियां नहीं है, उन एड्रेस पे इनकी लीगल फर्म नहीं है। कहना पड़ेगा मुझे कुछ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो हवा में आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, अभी तक तो आर्बिट्रेटर पते पर नहीं थे, अब तो ये आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी पते पर नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहे आपके सेक्शन 25 का नोटिस, 138 एनआई एक्ट का नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस यदि एड्रेस पे जाता है और लौट के आ जाता है तो अपना त्रिनेत्र खोलते हुए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करें, उन लिफाफों को स्कैन करके आप कंपनी की मेल आईडी पर, एडवोकेट्स की मेल आईडी पर और जो आर्बिट्रेटर उनकी मेल आईडी पर डालिए कि आप द्वारा खुले तौर पर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके नोटिस में जो पता लिखा है उस पते पर आप मौजूद ही नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारा जवाब आप तक नहीं पहुंच पाया तो मिथ्या आधारों पर हम पर केस फाइल न करें, वरना हमारे द्वारा इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आरबीआई और आरबीआई लोकपाल के साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सूचित करना पड़ेगा, साथ ही पीएमओ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप द्वारा की गई कारगुजारियों से अवगत कराना होगा। आपको मालूम है ऐसी शिकायतों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और लाइसेंस तक निरस्त कर दिए जाते हैं। कई कंपनियों को, कई लोन ऐप को इन कारगुजारियों के कारण अपने कारोबार बंद करने पड़े और दूसरों में मर्ज होना पड़ा। साथियों, ये वो नोटिस है जिनका रिप्लाई देना, अगर आपने ढंग से रिप्लाई दिया तो यकीन मान के चलना इनका जवाब नहीं आ पाएगा। लेकिन कुछ लोग सेटलमेंट एजेंसियों में कम अनुभवी लोगों के सलाह में जाते हैं और वहां पर अपने प्रायर नोटिस को खुद में मेंटल डिस्टर्ब बताते हैं, खुद सेटलमेंट करने के लिए लिख देते हैं, खुद मीटिंग डिसाइड कर लेते हैं कि इस तारीख को इतने बजे मैं इस जगह मिलूंगा, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, ये लिखते हैं। आर्बिट्रेशन के नोटिस में लिखते हैं मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा जॉब लॉस हो गया। कौन कहता है आपको इस तरीके के जवाब देने के लिए? आर्बिट्रेशन के नोटिस में आप एडजमेंट मांगते हैं कि हमको अवसर दिया जाए, तो दे देते हैं अवसर, 1 अवसर, 2 अवसर, 3 अवसर, फिर अवार्ड। आपकी तो सहमति हो गई भाई। आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब खुद के नाम से देना चाहिए, 1000 मर्तबा सिखाता हूं मैं। प्रायर नोटिस खुद के नाम से देना चाहिए, 1000 मर्तबा सिखाता हूं, पर न जाने किन लोगों की बातों को सुनकर आपके दिमाग पे एक धूल मिट्टी जम जाती है, समझ में नहीं आता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि खुद के वकील खुद बने ना
तो दुनिया में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता है। इस बात को मान के चलिए, बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा आपको इस बात को। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती है। 300 से ज्यादा वीडियो पोस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेंबरशिप चैनल पर सभी तरह के ड्राफ्ट मौजूद है, जहां हर व्यक्ति अपनी बात खुद कर सकता है। कॉल बुकिंग की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बावजूद यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। मार्च का महीना है, सेटलमेंट का अवसर है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सेटलमेंट कर पाते हैं। साथियों, हर वीडियो में हमारा ब्रह्मास्त्र है। कई लोगों की शिकायत है, सर आप इतने वीडियो क्यों बनाते हो? हमारा हर वीडियो आप देखो, नहीं देखो जरूरी नहीं, लेकिन हमारी एक बात यदि आपके दिमाग में बैठ गई ना, हो सकता है मामला आगे बढ़ जाए। और कुछ साथियों को इस बार कुछ साथियों के लगातार मैसेज आ रहे, कह रहे आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया। मैं पूछता हूं पहले कौन सा जवाब दिया, पहले कौन सा नोटिस आया? सर कोई नोटिस नहीं आया, संभव ही नहीं है। यही कारण है कि मेल आईडी खोल के देखते नहीं हो, स्पैम फोल्डर नहीं देखते हो। हमारे चाँद जी चावला साहब ने बताया था कि प्रमोशनल के अंदर सेटलमेंट के लेटर आते हैं, और इस बार तो सेटलमेंट की बाढ़ है। गलती ना करें आप, पहले कह रहा हूं मैं। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस मार्च महीने में आपके लिए। डिपेंड है आप कितनी बातें समझ पाते हैं, कितनी बातों पर गौर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहे इसी तरह हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।